हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। एमईसी चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहली बात बता दूं, मैग्नेट के सोर्स कौन कौन हो सकते हैं या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहां से डेवलप हुआ। सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें हमारा चार्ज रुका हुआ था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रुका हुआ रहता है। अगर मैं रुके हुए चार्ज की स्टडी करता हूं तो मैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डालता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन हमारा आ चुका है जिसमें चार्ज मूव कर रहा होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा होता है, उसमें कुछ वेलोसिटी होती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कवर होता है। किस में कवर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब इस चैप्टर में कवर होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगला चैप्टर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, टोरॉइड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा चैप्टर शुरू होने वाला। इसके अगला भी एक चैप्टर, एक और बात नोटिस कीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें एक्सीलरेशन होता है। अगर चार्ज का एक्सेलरेशन होता है तो वो उसका अगला सेक्शन बनता है ईएमडब्ल्यू। प्लीज ध्यान दीजिए, ये तीनों सेक्शन मिला के पूरी बुक हो जाती है। हम लोग बीच वाले सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे कारण होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो सकता है, सबसे पहली बात कि हमारा मैग्नेट, मूविंग चार्जेस। सबसे पहली बात, मूविंग चार्जेस हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो सकता है। अब वो मूविंग चार्जेस भले ही इलेक्ट्रोलाइट में मूव कर रहा हो या फिर अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर के अंदर जो चार्जेस हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, तो अर्थ के कोर के अंदर मूवमेंट होता है, इस वजह से अर्थ भी मैग्नेट है। या फिर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसलिए कुछ मटेरियल मैग्नेटिक भी होते हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट। अगर कोई भी चार्ज मूव करेगा, मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेट डेवलप होता है। भले ही वो आप बात कर लो अर्थ की, भले ही आप बात कर लो मैग्नेटिक मटेरियल की, भले ही आप बात कर लो करंट कैरिंग वायर की। वायर में करंट दौड़ रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, भले ही वो सर्कुलर हो, भले ही स्ट्रेट वायर हो। और अगर इस वायर को स्पेशल शेप दे दोगे, ऐसे स्प्रिंग नुमा आकृति दे दोगे, तो इसे सोलेनॉइड कहते हैं। ये और बेटर होता है। और सोलेनॉइड को और घुमा के ऐसे सर्कुलर स्प्रिंग बना दोगे और उसमें करंट दोगे तो उसे टोरॉइड कहते हैं। ये सोलेनॉइड से भी और बेहतर है। सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों ही हमारे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। हम लोग करंट कैरिंग वायर्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थ और मैग्नेटिक मटेरियल अलग चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम अलग से कवर करते हैं। ठीक है ना। और मटेरियल की बात करें, मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कवर कर लिए। और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट जो वर्ड यूज किया था वो केमिस्ट्री में कवर होता है हमारे, कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो चार्जेस अगर लिक्विड के साथ मूव करें तो उसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, मूवमेंट को भी हम लोग स्टडी करते हैं। आ रही बात समझ में? तो मैग्नेटिक मटेरियल और ये सेक्शन अलग है, अभी हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर अपनी बात पे आता हूं, एमईसी पे। अगर मैं एमईसी चैप्टर की बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एमईसी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहली बात, 11th क्लास का पूरा सेक्शन, 11th क्लास का पूरा सेक्शन जो है कॉन्टेक्ट फोर्सेस पे बेस्ड था, जबकि 12th क्लास का पूरा सेक्शन फील्ड फोर्सेस है। कॉन्टेक्ट फोर्सेस समझ में आसानी से आते हैं बिकॉज आप कॉन्टेक्ट की मदद से लगाते हो। स्ट्रिंग में टेंशन, नॉर्मल धक्का मुक्की, फ्रिक्शन, है ना, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन, ये सब कॉन्टेक्ट फोर्सेस थे। बट 12th क्लास में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं मोस्टली आपके फील्ड फोर्सेस आ रहे हैं। नोटिस कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, हम तो 12th में ही पढ़ाते हैं भैया, और ईएमडब्ल्यू वेव्स, और जो भी सेक्शन देखोगे आप सब कोई क्या होगा, फील्ड लाइंस के थ्रू होगा, फील्ड में होगा। मतलब फील्ड मतलब वो जगह जहां पर रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस हो। एक मैग्नेट जिस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी सिंबल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल का स्ट्रेंथ होता है बी। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल का स्ट्रेंथ क्या होता है? बी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल का स्ट्रेंथ था ई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसके सिर पे मैंने वेक्टर बनाया हुआ है, और इसकी यूनिट्स भी फिक्स है। एक साइंटिस्ट है बहुत ही फेमस, टेस्ला, निकोला टेस्ला को इज्जत देने के लिए टेस्ला इसकी यूनिट है। क्या यूनिट है इसकी? टेस्ला। और पिछले चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक भाई साहब आए थे, गोस। गोस को इज्जत देने के लिए इसकी एक और यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट, गोस। बट आप ध्यान रखिए, एक टेस्ला बराबर 10,000 गोस, 10⁵, 10⁴ गोस। ठीक है ना। अगर ये सीजीएस यूनिट है, हम लोग एसआई के दीवाने हैं, हमें एसआई ही पसंद है। फिजिक्स के किसी भी सेक्शन की बात करो, एसआई यूनिट ही काम करता है। हम लोग सीजीएस इसलिए पढ़ते हैं
क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सीजीएस पूछ लेता है, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि टेस्ला बराबर 10,000 गोस, ये हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एमईसी। किसी भी चैप्टर की शुरुआत में एक आप देखोगे फिजिक्स में हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ लॉज बनाए, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बता दूं, 1820s में ओरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट को गलती से पता चल गया था। उसने एक्सपेरिमेंट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई साहब, बाजू में कंपास रख दिया। कंपास यूजुअली कैरी करते थे लोग बाग पहले, उस कंपास में फ्लक्चुएशन आ गया। जब उन्होंने अपने डिवाइसेस को ऑन ऑफ किया तो वहीं उनको लगा, उन्होंने ये बात देखी कि भैया करंट कैरिंग वायर में कुछ न कुछ होता है जिससे मैग्नेट इंफ्लुएंस हो रही है। यहां पर ओरेस्टेड ने इसकी खोज की थी और उसके बाद बायोट और सावर्ट दो अलग अलग लोग हैं। बायोट सावर्ट ने उसी साल 1820 में ही बायोट सावर्ट लॉ दे दिया था। प्लीज ध्यान दीजिए, लॉज कैसे बनते हैं। फिजिक्स के सारे लॉज बनते हैं आपके एक्सपेरिमेंट, रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने क्या किया, बायोट सावर्ट ने उसकी बात सुन ली ओरेस्टेड की और उसको क्या किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि भैया किस किस बात पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो उन्होंने इसको लिस्ट किया और यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस से उसका एक फॉर्मूला निकाल दिया। तो यहां पर एक बंदा आएगा बायोट सावर्ट। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हर चैप्टर में एक लॉ होता है, जहां से गेम स्टार्ट होता है उसी से सब कुछ कंट्रोल होता है। भले ही हालांकि हम तो बायोट सावर्ट पढ़ के कुछ फॉर्मूले डिराइव करके फॉर्मूले याद कर लेंगे, फॉर्मूले याद करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन याद करेंगे, सोल्व करेंगे और फॉर्मूला बेस्ड से आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग बायोट सावर्ट को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इनडायरेक्टली यूज करते हैं। बट फिर भी हर चैप्टर का एक पिता होता है, इस चैप्टर के पिता का नाम है बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। इसके अलावा एक और भाई साहब है एम्पियर्स लॉ। तो बायोट सावर्ट और एम्पियर, ये दो लॉ हैं इस चैप्टर के जो मेन मुद्दे हैं, जिनकी मदद से आप लोग आराम से पूरा चैप्टर कंट्रोल से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ही लॉज को कवर कर लेता हूं ताकि हमारे सारे हथियार रेडी हो जाएं, हम फाइट के लिए तैयार हो जाएं। फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ छोटे छोटे 4-5 फॉर्मूले आएंगे, उनमें से 2-3 तो एकदम ईजी हैं और 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के लिए एफर्ट करने के लिए हम तैयार हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, बायोट सावर्ट लॉ पे फोकस करते हैं, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ आप समझिए, बायोट और सावर्ट दो बंदे हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बार बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने लिया एक करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर की बात करें, बायोट सावर्ट लॉ दो तरीके से एक्सप्लेन होता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मूविंग चार्जेस की भी देख लेंगे, ठीक है। यहां पर करंट कैरिंग वायर है। बायोट सावर्ट ने बोला कि करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर आप किसी रैंडम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हो तो इस P पर आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका छोटा सा हिस्सा, dB मतलब छोटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेक्टर भी लगा देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग स्केलर बात कर लेते हैं, जो साइंटिस्ट ने किया उसी फॉर्म में कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले उन्होंने कहा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे आपने मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, इस छोटे एलिमेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है, ये इस dl के भी प्रोपोर्शनल होता है। हम चाहें तो इसको वर्टिकल लिस्ट बना सकते हैं बट अपन नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। dl के भी प्रोपोर्शनल है। और उन्होंने ये बात और बोली कि इसके साथ ही यहां पर इस डीएल एलिमेंट का हमारे यहां पर जो पॉइंट कंसर्न पॉइंट है उससे डायरेक्ट डिस्टेंस, जिसे पोजीशन कहते हैं। तो 11th क्लास में जब वेक्टर पढ़े थे तो पोजीशन ऐसे ही डिफाइन होती थी, ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर से डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ऑब्जर्वर से शुरू हो रहा है और ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। यही हमारा पॉइंट है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात और बोली कि इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और लगभग आप अगर इसे देखेंगे तो आपको ये लगभग कूलम्स लॉ जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो बायोट सावर्ट को तो दो चीजों का फायदा हो गया, कूलम्स का भी फायदा हो गया और ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट का भी फायदा हो गया। दे वर रेडी टू डू दैट। तो उन्होंने ये मैथमेटिकल चीज देख ली कि इन तीनों चीजों के प्रोपोर्शनल होता है, इस पे निर्भर कर रहा है। और प्रोपोर्शनलिटी, ये जो स्क्वायर है और ये जो पावर्स हैं वो डायमेंशन एनालिसिस से भी आ जाती है, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो dB एलिमेंट लिया उसकी प्रोपोर्शनलिटी हटा के μ0/4π वैल्यू निकाली। ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आती हैं और ये वैल्यूज हमें याद रखनी होती है, ठीक है। करंट I dl, ओके। और उन्होंने ये भी बोला वो एलिमेंट जो है
एलिमेंट और करंट दोनों मिला के एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती, और उस पोजीशन के बीच में आने वाला इस थीटा के साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें एक साथ लिखने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देती। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड से काम चलाना चाहते हो तो आपका ऐसा है, म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई ऊपर से r स्क्वायर, इतना बहुत है। बट चूंकि हम लोग इसको थोड़ा साइंटिफिकली देखना चाहते हैं तो यहां पर मैं इस चीज को और डायरेक्शन जो बात करें तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आती है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर में लिख सकता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। आई dl और साइन थीटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट और साइन थीटा, आपको फिर से एक बात दिमाग में कैंडल कर गई होगी कि भाई साहब यहां पर तो आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकता हूं। देखिएगा, अगर डायरेक्शन मुझे निकलनी तो आई dl को एक वेक्टर एलिमेंट मान लीजिए और r के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया अपॉन, अब चूंकि ऊपर तो r था नहीं तो एक r और यहां डाल दिया, r क्यूब हो गया, और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, साइन थीटा यहां चला गया। ये पूरा उसका वेक्टर फॉर्म है। क्या है ये? उसका वेक्टर फॉर्म है। और उसके अलावा मैं आपको वापस सारी बातें डिफाइन कर देता हूं। r वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो r का मैग्नीट्यूड आएगा, r का स्क्वायर वापस बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां पर जो एलिमेंट है मैं वापस बता देता हूं, म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट में अभी बना रहा हूं। क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब इसकी देखो यूनिट बना देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट थी टेस्ला, ये r स्क्वायर ऊपर जाके मीटर क्यूब, यहां I और dl, I क्या है? करंट, एंपियर, dl मीटर, r मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब का कट गया, और इस तरह से टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर इसकी यूनिट हो गई। और खास बात, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷ होता है, इसको अगर मैं यहां रखूंगा तो मोस्टली 4 पाई से 4 पाई कटेगा भी, वो तो अलग बात है, वो हमारे पॉजिटिव होने की चीज है, हमें उस चीज को याद रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ये हमारा बायोट-सावर्ट का बेसिक। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर, अगर मान लीजिए पूरा एलिमेंट की जगह पूरे वायर का देखना है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर लूंगा। इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन पहली बात बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे करना है, मुझे डिराइव करते समय ध्यान रखना। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन के कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, बट जैसे जेईई नीट की बात करें तो आप इंटीग्रेशन मुझ पे छोड़ दीजिए, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, सुंदर सा याद कर लेंगे। याद ही करते हैं, सब याद करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद भी याद करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं आता तब भी याद करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको आगे ले जाता हूं और एक छोटी सी चीज बताता हूं, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से था, और ये का यही। अभी देखना, अगर मैं किसी मूविंग चार्ज की बात करूं, मान लीजिए ये चार्ज है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी p पॉइंट पर आप देख रहे हो, ये हमारा फिर से पोजीशन आएगा, सेम फॉर्मूला देखना कैसे आ जाता है। यहां पर ये थीटा होगा, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में ये पोजीशन कहां से शुरू होती है? चार्ज से। कहां खत्म होती है? जिस पॉइंट पर आपको पढ़ना है वहां खत्म होती है, ठीक है ना। एंगल वही है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, टेल टू टेल मिलाने पे एंगल होता है, वो हमेशा किस तरह वही रहेगा, ठीक है। और इसी चीज को दूसरे शब्दों में, यही जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस चीज को मैं मूविंग चार्जेस, दूसरा क्या है? बाय बी बाय मूविंग चार्ज, किसका? बायोट-सावर्ट है ये भी। तो मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फॉर्मूला यहां पर जो उसका जो बायोट-सावर्ट का एक्सप्रेशन हो जाएगा बिल्कुल सेम, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, 4 पाई की जगह 4 पाई, आई इंटू dl। एक बार मेरे को साइड में देखिएगा, आई इंटू dl, ठीक है। आई क्या है? करंट, तो मैं आई को लिख सकता हूं dq बाई dt इंटू dl, तो देखिए इंटू dl, ठीक है, dl बाई dt। तो मैं इसी चीज को लिखता हूं चार्ज इंटू dl बाई dt, वेलोसिटी। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं आई dl क्रॉस r को लिख सकता हूं म्यू नॉट q v क्रॉस r बाई r क्यूब, ठीक है, इस तरह से। और एक और बात, अगर आप इससे डरे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में रिवाइज करा देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट एकदम सिंपल सी बात है, v क्रॉस r अगर आप कर रहे हो तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा v का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ओके। और ये बहुत दिनों बाद क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, 12th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देखा था, 11th क्लास में देखा था, टॉर्क में। कहां? टॉर्क में, रोटेशन नाम के चैप्टर में। उसके बाद अब वापस आया है तो स्वागत कीजिए, ठीक है। और रही बात डायरेक्शन की, किसकी? डायरेक्शन की। तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि इसका जो बेबी होता है, इस बेबी की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है। और इस डायरेक्शन की खास बात है, ये फिर से राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगा। किससे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल। क्या है सर राइट हैंड थंब रूल? फिर से आ गया। अरे सिंपल है ब्रो, क्या है? राइट हैंड लो,
ये लीजिए, मैं लेफ्टी हूं तो इसमें ये राइट है मेरा, राइट हैंड लो, पहले वेक्टर पे रखो और दूसरे की तरफ घुमा दो उंगलियों को। राइट हैंड लो, पहले वेक्टर पे हाथ रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमा दो नेचुरली, तो अंगूठा आपका आंसर की डायरेक्शन बताएगा। एज सिंपल एज दैट। सुनिए यहां पर देखिए, वी क्रॉस आर, राइट हैंड लिया, पहला वेक्टर कौन है, वी, वी यहां पर ऊपर की तरफ था, क्रॉस आर, आर मेरा आगे की तरफ है, देखिए उंगलियां घुमाई, वी क्रॉस आर, तो अंगूठा किधर है, अंदर। तो इस वाले एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। कैसा होगा, इनसाइड, इसलिए आपको एरो का बेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बेस। अब यहां पर मैं देखो, हालांकि मैंने दोनों सेम ही ले लिए, तो आइडियल कैसा है, ऊपर, आइडियल कैसा है, ऊपर, आर किधर है, उधर, राइट हैंड लिया, उंगलियां घुमाई, घूम गई, और अंगूठा मेरा आंसर दे रहा है। किस्मत से मैंने दोनों ही सेम ले लिए थे, तो दोनों ही मेरे इन आ गए। इनमें से कुछ भी पलटोगे तो डायरेक्शन पलट जाएगी। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का भी रिवीजन हो गया भैया, ठीक है। अब देखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन के लिए आपको काम आएगा, इसे थोड़ा सा मन में बसाए रखें, ये आपके काम की चीजें, आपको यूज आएगी जब आप डेरिवेशन करेंगे। बट इससे बनने वाले डेरिवेशन और ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। बट उस पे नहीं जाएंगे, बायोट सावर्ट और जैसा वादा किया था एम्पियर्स लॉ। क्या है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी बोलते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर भाई साहब एक साइंटिस्ट है, आप जानते हो, जिसकी वजह से करंट की यूनिट एम्पियर पड़ी। यहां आप नोटिस करना, एम्पियर्स लॉ यहां पे है, यूनिट वहां है, गॉस लॉ वहां था, यूनिट यहां है। थोड़ा सा मिक्स एंड मैचअप हो जाता है, क्योंकि इज्जत कोई और भी दे सकता है। जो खुद डिराइव करे फॉर्मूला वही खुद को इज्जत दे, ऐसा जरूरी नहीं है। होमेज कोई और साइंटिस्ट भी दे सकता है। इस वजह से एम्पियर सर्किटल लॉ यहां है, एम्पियर यूनिट वहां है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल सा है, सुनिएगा। किसी भी गॉस लॉ का भाई है, पहली बात समझिए, किसी भी जगह पर मान लीजिए मल्टीपल करंट कैरिंग वायर्स है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। इनका सबका कुछ कुछ करंट है, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। इनमें से किसी 4-5 वायर्स की वजह से आपको इफेक्ट देखना है। तो अगर मैं मान लीजिए एक रैंडम एक एम्पियर्स लूप बना दूं, क्या बना दूं, एम्पियर्स लूप। मैं किसी भी शेप का लूप बना सकता हूं, बट हम जनरली सिमेट्रिक शेप लेते हैं। बट मैं आज को जनरल पैटर्न बता रहा हूं, इसलिए जनरल लूप बनाया, कोई भी रैंडम शेप का, बट हम कौन सा यूज करते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। तो जब मैं एक ऐसा लूप बनाता हूं, तो उस लूप के अंदर जो चार्जेस होते हैं, उस लूप के अंदर जो करंट होते हैं, वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं B डॉट DL के लिए। तो यहां पर स्टेटमेंट ये होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्लोज्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B डॉट DL। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, DL मतलब लेंथ ऑफ द लूप। जिस किसी पॉइंट पर आप कंसर्न हो, वहां पर आप B डॉट DL करोगे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो B डॉट DL इनसाइड जो एम्पियर लूप होगा, उसके अंदर लाई करने वाले करंट की वजह से ही होगा। B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल, क्लोज मतलब लूप पूरा बना होना चाहिए, इसकी चिंता मत करिए। क्लोज इंटीग्रल, चिल, रिलैक्स, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनसाइड वाले चार्जेस के। और वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है, फिर वही कौन है, ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये वही चीज है, ठीक है ना। अब ये चीज थी एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसमें खास क्या है, ये करंट है उस लूप के इनसाइड के करंट, लूप के अंदर वाले करंट, ठीक है, करंट्स ओनली। जबकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, अब कई बार ये स्टेटमेंट में आता है सवाल, ध्यान रखिएगा कि ये जो करंट हैं वो सारे जो अंदर वाले लूप के अंदर वाले करंट है वो है, ये वायर्स है, इनमें से ये डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर, ठीक है। अंदर वाले जो करंट्स हैं इस लूप के अंदर जो रिसाइड कर रहे हैं 1, 2, 3, इन तीनों को ही कंसिडर करना है। जबकि बी के लिए ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर्स, ये एक स्टेटमेंट में फंस जाता है बच्चा। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सब की वजह से। बट यहां पर फॉर्मूला में कौन आएगा, फॉर्मूला में अंदर वाले लोग आएंगे। यूं समझिए पार्टी में खाना तो सब खा रहे हैं,
पर पेमेंट वो कर रहा है जिसकी रैंक आई है, ठीक है। पेमेंट केवल वही कर रहे हैं जिनकी रैंक आई है। खाना खाने कौन कौन आए? सब आए। बेसिक आइडिया, मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से होता है, बी डॉट डीएल सबका होता है, बट करंट रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? केवल उस लूप के अंदर वाले लोग। लूप का शेप कुछ भी हो सकता है, एम्पियर्स लूप बोलते हैं। रियल में रियल लूप भी होना जरूरी नहीं, आप इमेजिनरी लूप भी बना सकते हैं, जैसे कि गॉसियन सरफेस होती थी। गॉसियन सरफेस सॉलिड होती थी, इसलिए सरफेस है। लूप यहां पर बस एक लाइन से बनता है, इसलिए लूप कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। गॉस लॉ भी रिवाइज करा देता हूं। गॉस लॉ होता था ई डॉट डीएस, क्योंकि सरफेस है तो ये ई डॉट डीएस बराबर क्यू इन बाई एप्स नॉट, क्यू इन बाई एप्स नॉट। यहां पर इनसाइड चार्ज थे बट एप्स नॉट नीचे था। मोस्टली जब भी कभी आप एनालॉजी से पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एप्स नॉट और म्यू नॉट उल्टे फुल्टे चल रहे हैं। जिस किसी फॉर्मूला को एनालॉजी से देखना चाहते हो तो आप ये देखिएगा कि जहां म्यू नॉट है उसके बदले में 1 अपॉन एप्स नॉट आता है, और एप्स नॉट के बदले में 1 अपॉन म्यू नॉट कई जगह देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको जल्दी से यूज करके आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं, मजा ही आ जाएगा। अभी देखिए सामने देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए हमें एक बार के लिए एम्पियर्स लूप याद हो गया। मैंने आपको बताया था एम्पियर्स लॉ में जो लूप लेते हैं वो सिमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल मैं दे देता हूं इनफिनाइट वायर का। ये इनफाइनाइट वायर है, ये ले लिया इनफिनाइट वायर, और इसमें कुछ करंट है आई। अब इसकी वजह से किसी रैंडम पॉइंट पी पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड रैंडम पॉइंट पे देखना है तो मैं इसे एम्पियर्स लॉ से डिराइव करना चाहता हूं। ये देखिए कितना जल्दी होता है। सबसे पहली बात, इस पॉइंट पर आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसके चारों तरफ सिमेट्रिक सर्कुलर लूप बना दो, ठीक है सर, बना दिया सर्कुलर लूप। ये एम्पियर्स लूप है। ये जो भी डिस्टेंस दी गई थी एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है ना, तो वो चारों तरफ एक्स ही डिस्टेंस है। अब मैंने बोला कि सर एम्पियर्स लॉ बोलता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू इंटू आई इनसाइड, ठीक है साहब। अब लूप कंप्लीट लेना, ले लिया सर कंप्लीट। अब चूंकि मैंने लूप सिमेट्रिक लिया है, वायर के बराबर डिस्टेंस पे सब तरफ लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सब जगह बराबर आएगी। अगर बराबर आएगी तो मैं उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैंने बाहर ले लिया, और डॉट डीएल का मतलब क्या होता है? बी डॉट डीएल मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल मतलब जो भी लेंथ आएगी वो छोटू लेंथ, मतलब आर इंटू डी थीटा। और अगर मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे को तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो इंटू 2 पाई आर, 2 पाई एक्स, आर की जगह, चलो आर की जगह एक्स है ना, 2 पाई एक्स। ये मेरा ये वाला पार्ट हो गया। बी चूंकि कांस्टेंट था, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। कांस्टेंट क्यों आ पाया? क्योंकि मैंने सिमेट्रिक लूप लिया। सिमेट्रिक इसीलिए करते हैं भैया, सिमेट्रिक चाहिए इसीलिए। और इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर क्या है? म्यू नॉट आई इनसाइड, जितना करंट था उसे मैंने लिख दिया आई। ये लीजिए, इतना जल्दी आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया है। इनफिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या फिर 2 पाई एक्स। यहां एक्स वो रेडियस है या फिर वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वापस बता देता हूं, किसी स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट की एक ही डिस्टेंस डिफाइन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वही हमारा है। आप उसे 2 पाई एक्स बोलो कि 2 पाई आर बोलो, डज नॉट मैटर, टेस्ला में आंसर आएगा। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो 10th क्लास में भी था, हालांकि अपन अभी फिर से देख सकते हैं। आप इसको डायरेक्शन देखने के लिए करंट को होल्ड करने की एक्टिंग करें, करंट को होल्ड करने की एक्टिंग करें, और अंगूठा आपको करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों की डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये आप एम्पियर्स लॉ में हर जगह कर सकते हैं, बट एम्पियर्स लॉ में अगर मल्टीपल वायर हुए तो सारा जो नेट करंट आ रहा है उधर अंगूठा कर दें, और उंगलियों की डायरेक्शन में आपको जो एम्पियर लूप है उस पर उंगली घुमाएं, और वो उंगलियां जिधर जा रही टेंजेंट, वही आपका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन में अलग से देख लूंगा, डायरेक्शन की चिंता नहीं है, उसको पकड़ने की एक्टिंग करनी वायर को, और उंगलियां आपको डायरेक्शन बता देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अभी माहौल में बहुत जल्दी हो जाएगा। यहां देखिए मैंने एक ले लिया, एक होलो सिलेंडर। क्या ले लिया? होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर है, उसकी सरफेस पे करंट दौड़ रहा है, इसकी सरफेस पे करंट दौड़ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। होलो सिलेंडर, बीच में माल मटेरियल है नहीं, तो अंदर की तरफ तो आपका कोई करंट होगा नहीं, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है, कंडक्टर ही नहीं, हवा है वहां। तो इसमें आपके 2 एग्जांपल आते हैं। पहला, बी इनसाइड। ये बहुत ही सुंदर 2 आंसर्स हैं, बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। बी इनसाइड, इनसाइड का मतलब आप जो
एम्पियर्स लूप लोगे उसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर से भी छोटा होगा। तो रेडियस ऑफ द एम्पियर्स लूप इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ऐसा केस है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही शानदार, वो का वही बात, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बढ़ाना ढिमकाना म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ठीक है, चूंकि मैंने सिमेट्रिक लिया है, एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे लिया है, तो बी फिर से बाहर आ जाएगा, फिर डीएल 2πr हो जाएगा। छोटे छोटे जैसे नीला लूप दिख रहा है आपको, लूप का पूरा एरिया क्या हो जाएगा 2πr, सॉरी पूरा लेंथ, ठीक है 2πr हो जाएगा। म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितना है 0, क्योंकि सारा करंट किधर है सरफेस पे, तो सेंटर पे क्या है नहीं है, सेंटर से थोड़ी दूरी पे नहीं है, तो करंट ही नहीं है, तो सर आंसर क्या आया 0 टेस्ला। ये बहुत ही सुंदर सिंपल सा आंसर है। थोड़ा याद रख लें कि होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो फिर किधर होता है सर, हम बताते भैया। ये देखिए इधर देखो, ये लो, यहां पर मैं दूसरा सेक्शन शुरू करता हूं, वो है बी आउटसाइड। आउटसाइड वाला चेक कर लेते हैं सर। आउटसाइड का मतलब आप जो लूप लोगे इस बार, वो उसकी रेडियस ऑफ सिलेंडर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने ऐसा किया तो फिर से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि ये पूरा सीन दिखाई दे और मैं इस पर लिख पाऊं। ठीक है, तो अब मैं वापस एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इज टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। ठीक है, इस बार आई इनसाइड का दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सारा सरफेस पे चार्ट था, बट अपन ने लूप जो लिया वो थोड़ा और बड़ा ले लिया, तो इसको तो पहले ही लिख देता हूं कि सारा करंट इनसाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी फिर से सिमेट्रिक मैंने लिया है, भले मैंने सिमेट्रिक बना नहीं पाया हूं, बट मेरा सर्कल है, वो क्या है सर्कल, तो फिर मेरा बी बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन 2πr आ गया। फिर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दोस्तों वो का वही, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए होलो सिलेंडर का आंसर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल वायर है, बट किधर, इसका आउटसाइड का सिंगल वायर के बराबर है, और इसमें अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो 0 है। ये दोनों ही आंसर काफी काम के हैं, आप इसे याद रखें। कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछा जाता है कि भैया ग्राफ बना दो, तो सर 0 तो 0 है, 0 मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको ग्राफ को यहां जगह देख के बना देता हूं कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर से डिस्टेंस मतलब रेडियस के साथ क्या फंक्शन है, तो भैया अंदर तो है कैपिटल आर, 0 से लेके कैपिटल आर तक आने तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है 0। कितना है 0। उसके बाद जैसे ही आप कैपिटल आर पे आए, उसके ठीक बाद आपका ये बन गया बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो सरफेस पे आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर। ठीक है ना, 2π कैपिटल आर। फिर उससे आर और दूर गए तो कैपिटल 2r, और दूर गए तो कैपिटल 3r, वो भी डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहली बात तो सरफेस पे आपका लगभग कुछ आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर, और उसके बाद ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भैया बाकी सब तो कांस्टेंट है, बी और आर कैसे हैं, बी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में डिक्रीज होके इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। अगर ग्राफ पूछे तो वो ग्राफ, वैल्यू पूछे तो इनसाइड 0 बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे उम्मीद है ये बेसिक आइडिया दोनों का आपको लग गया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर में करंट कैरिंग हुआ, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर होगा, उसके एलिमेंट्स लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। उम्मीद है दिन अच्छा जा रहा है। हैव अ नाइस डे।